हेलो, अखिल भारतीय विमुक्त हिंदू जनजाती वेलफेअर संघ दिल्ली तथा महाराष्ट्र शाखा नागपूर जिल्हा शाखा व समस्त तालुका शाखा द्वारा आयोजित युवक युवती स्वयंरोजगार मार्गदर्शन आरक्षण संघर्ष जनजागृती मेळावा कर्नूल दादासाहेब विधाते आयोगाच्या शिफारसू लागू करण्याबाबत शासनाला निवेदन या संदर्भातला हा आयोजित कार्यक्रम भटकीमुक्त समाजातील सर्व थोर महापुरुष सर्व थोर राजकीय सामाजिक नेते यांना विनम्र अभिवादन। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय रवींद्र कुमारजी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विमुक्त हिंदू जनजाति वेलफेयर संघ दिल्ली, सन्माननीय श्री राणुकुमारी जी थारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा अखिल भारतीय विमुक्त हिंदू जनजाति वेलफेयर संघ दिल्ली, सन्माननीय श्री योगेश जी पन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विमुक्त हिंदू जनजाति मोर्चा तथा महाराष्ट्र प्रदेश के नवनियुक्त उपाध्यक्ष विमुक्त हिंदू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय, सन्माननीय श्री दीनानाथ जी वाघमारे संयोजक संघर्ष वाहिनी नागपूर, सन्माननीय श्री प्रभाताई शिंदे जी सामाजिक कार्यकर्त्या चंद्रपूर, सन्माननीय श्री चंद्रशेखर जी कोटेवार प्रांतीय अध्यक्ष विवाह विदर्भ बेलदार समाज संघटना चंद्रपूर, यहाँ उपस्थित सन्माननीय श्री मुकुंद आडेवार राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रमुख विमुक्त हिंदू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय, सन्माननीय श्री किशोर जी सायगन विदर्भ प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय विमुक्त हिंदू जनजाति विकास परिषद, सन्माननीय अमित जी सालवे अखिल भारतीय बंजारी सेवा संघ के संगठक, सन्माननीय श्री नगाजी सालवे विदर्भ सचिव बंजारी सेवा संघ तथा उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू आणि भगिनी, या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे त्या कार्यक्रमामागची भावना प्रेरणा अतिशय सुंदर आहे। मगाशी आपण संख्येचा उल्लेख केला, परंतु जी कार्यक्रम बौद्धिक असतात समाजाला दिशा देणारी असतात अशा कार्यक्रमाला संख्येची आवश्यकता मला तरी वाटत नसते, कारण तो कार्यक्रम किती लोकांना समजतो त्याला समझ रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इसकी प्रेरणा इसकी स्फूर्ति बहुत अच्छी है, और ऐसे कार्यक्रमों में संख्या हम लोग ज़्यादातर नहीं मतलब मायने रखते हैं, क्योंकि समाज के बारे में सोचने वाले लोग, समाज के विचार प्रवाह में आने वाले लोग, समाज को दिशा देने वाले लोग बहुत कम संख्या से आते हैं और वही लोग परिवर्तन करते हैं। कौन-सी भी मूवमेंट अगर आप देखें तो कम लोगों से शुरू होती है और बाद में उसका विचार जन समुदाय में परिवर्तन होता है। आज जो मेरा विषय है वो है कि जनवरी 2018 में दादा इरादे जो कमीशन है DNP SNA NP का वो जो सरकार को दिया है उसके बारे में अभी भी महाराष्ट्र में या देश स्तर पर उतनी की जन जागृति नहीं हुई है, क्योंकि किस तरह से रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को गए हैं। एक छोटा सा विषय है, मैं आदरणीय दादा इरादे जी का विमुक्त हिंदू जनजाति विकास परिषद का राज्य कार्यवाह स्वरूप में काम करता हूँ, और ये मेरा दायित्व है आदरणीय दादाजी के आदेश से कि आज जो यहाँ चंद्रपुर में नागपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके आदेश से मैं आया हूँ ताकि यहाँ के मंच पर उपस्थित मान्यवर और आगे बैठे हमारे समाज बंधु भगिनी हैं उनको ये पता चले कि किस तरह से गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे हैं और गवर्नमेंट फिलहाल क्या कर रही है उसके ऊपर। तो ये जो विषय है सर्वप्रथम दादा इरादे आयोग, मैं मराठी में बोलूंगा। मराठी में थोड़ा मराठी। या आयोगाची स्थापना 9 जानेवारी 2015 रोजी झाली। आयोगाचा कार्यकाळ 9 जानेवारी 2015 ते 8 जानेवारी 2018 मतलब था। त्याचे अध्यक्ष कर्मवीर भिकोजी रामजी इलाते उर्फ दादा इलाते, इनके सदस्य रहे थे श्रवण सिंह राठौड़ और बाकी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे। खरं तर या देशामध्ये पहिल्यांदाच भटकीमुक्त चळवळीमध्ये
40 वर्ष काम करणाऱ्या अगदी ग्राउंड लेवलला काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची निवड झाली आणि हीच आपल्यासाठी मोठी गोष्ट होती. जवळपास या दुसऱ्या या आयोगाचं वैशिष्ट्य असं होतं की या आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर तत्काळ या आयोगाला चांगल्या प्रकारचे अधिकार दिले गेले, चांगलं कार्यालय दिलं गेलं. तर बहुत से अच्छी सुविधाएं सरकार की इस आयोग के लिए गठित करने के बाद तुरंत एक अच्छा सा ऑफिस दिया, IAS ऑफिसर दिए और स्टेट गेस्ट ऐसा डिक्लेरेशन हुआ इस प्रेसिडेंट का, ताकि पूरे देश में घूमने के लिए बहुत सी जो सुविधाएं थी प्रशासनिक तौर पर उपलब्ध करवा दी गई. जवळपास 36 राज्यामध्ये आदरणीय दादांनी प्रवास केला. रेटके आयोगाला संदर्भ ग्रंथ मानून त्या रेटके आयोगामध्ये ज्या काही शिफारसी केलेल्या होत्या, ज्या काही माहिती होती, त्या आधारे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचं काम या आयोगाच्या माध्यमातून देशभर केलं गेलं. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की जवळपास 256 जाती, मतलब 256 ऐसी जनजातियां उनको मिली जो कि देश में रहते हैं, इंसान हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के पास उस जनजाति का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. तो ऐसे 256 जनजातियां ये भी उन्होंने इसमें इंक्लूड की. आणि जवळपास 1658 मतलब 1658 जनजातियां, 15 करोड़ की आबादी, इस तरह का रिकॉर्ड उन्होंने गवर्नमेंट को दिया. 20 रिकमेंडेशन, उसके साथ 82 सब रिकमेंडेशन विथ डिटेल का जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो उनका आंतरिक रिपोर्ट है, या आधारावर मी आपल्याला ज्या काही शिफारसी आहेत त्या संदर्भात बोलणार आहे. मित्रांनो, खरं तर थोडीशी आपण एक छोटीशी पार्श्वभूमी आपल्याला सांगतो. 1999 मध्ये 1999 में इस राज्य में हिदायत समिति थी, जो पहली बार इस राज्य में भटके विमुक्त जनजातियों के अभ्यास के लिए कमेटी बनाई गई थी. और इसमें भी एक सिफारिश थी कि केंद्रीय स्तर पर एक आयोग गठित हो जो कि समाज का पूरी तरह से अभ्यास करे, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल सभी बेसिस पर. 22 जनवरी 2004 में पंढरपुर में एक बहुत बड़ा विजय का मेलावा हुआ, सम्मेलन हुआ, और वहाँ के अध्यक्ष थे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी जी वाजपेयी. और वहाँ इस राज्य के इस प्रवर्ग के नेता भूपेनाथ जी मुंडे साहब ने पहली बार अटल जी के सामने ऐसा रखा, कभी भी देश में जनजातियों का किसी भी तरह से कोई भी षड्यंत्र नहीं हुआ है, और हम आपको मांग करते हैं कि देश भर पर एक आयोग इस समाज के लिए हो जो इनका पूरी तरह से स्टडी करे और आपको रिपोर्ट सौंपे. साथ में इरादे समिति का भी जो सिफारिश था सब ध्यान में रखते हुए अटल जी ने घोषणा की. लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो सरकार चला गया. उसके बाद बहुत साल तक किसी कमीशन का गठन नहीं हुआ था. बहुत से लोग कोर्ट में चले गए और उस डिमांड के बाद कमीशन बिठा दिया गया, जिसके चेयरमैन बालकृष्ण रेड्डी को अपॉइंट किया गया. 2011 में रिपोर्ट गया, 14 तक तो रिपोर्ट को देखा ही नहीं. 14 में रिपोर्ट खारिज कर दी और नरेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में समिति बनाई. इस देश में और एक कमीशन चाहिए जो कि पूरी तरह से स्टडी कर सके. तब जाके और ये हुआ कि इसी कमीशन के बाद सरकार ने तो स्वीकार नहीं किया, बल्कि दूसरे किसी कमीशन के बारे में सोच के रखा. लेकिन यही सरकार चुनी गई 2004 से 2014 तक 10 साल हमारे जिंदगी के मैं सोचता हूँ व्यर्थ थे. 9 जनवरी 2015 में इस आयोग का गठन हुआ, जो राज्य कमीशन के नाम से भी जाना जाएगा. 20 त्याच्यामध्ये प्रमुख शिफारसी आहेत. त्याच्यामध्ये घेऊन टाका. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन से परमानेंट कमीशन, मतलब देश में अभी तक कोई इस कम्युनिटी के लिए सेंट्रल लेवल पे कोई कमीशन नहीं, कोई हमारे कुछ देश जब जाके वहाँ बोल सकते, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जनजातियों के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग वहाँ पे तो कैटेगरी में है, लेकिन सेंटर में ओबीसी में है. तो या समाजासाठी कायम स्वरूपी आयोग असावा. SC ST प्रमाणे जर या समाजाला प्रवाहात आणायचं असेल
तर देश पातळीवर एक प्रकारचा आयोग असावा. देश पातळीवर प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा या समाजाची नसल्यामुळे आतापर्यंत देश पातळीवर केंद्रीय पातळीवर या समाजाची कधीही चर्चा करू शकली नाही. आणि एवढंच नाही तर या आयोगाला कायमस्वरूपी दर्जा दिला जावा. और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जैसे दूसरे कमीशन से मतलब रिटायर्ड कोई जज होता है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट करने के बजाय वो लोग जनरल समाज में नहीं रहते हैं, उनका समाज के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है. इसलिए इस कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो ऐसी व्यक्ति बने जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो. उसके साथ एक IAS ऑफिसर हो जो कि सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दर्जा का हो, और वो इस कमीशन का परमानेंट सेक्रेटरी रहे. इसके साथ ही भी 2 सोशल वर्कर्स होंगे जो कि उस रिलेटेड टॉपिक में एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, सोशोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, ताकि वो 2 सदस्य ऐसे हो. और इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब दर्जा हो. दूसरी जो डिमांड है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट हेडेड बाय द IAS ऑफिसर, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऐसा डायरेक्टरेट हो जो कि सेपरेट डायरेक्टरेट हो, और उसका जो इंचार्ज हो एक IAS ऑफिसर हो. जो थर्ड रिकमेंडेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ एनोमली. हम आपको बताते हैं कि देखो बंजारा कम्युनिटी कहाँ SC में है, कहाँ ST में है, कहाँ ओपन में है, कहाँ OBC में है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे हैं. हम सेंटर में OBC में हैं. ऐसे बहुत से कंजरवार समाज है, बंजारा समाज है, अलग अलग समाज है. तो ये जो सब कम्युनिटी है इसकी जो एनोमलीज है तो रिमूव की जाए और देश स्तर पे सबके लिए एक ही कैटेगरी हो, एक समाज एक नाम से एक कैटेगरी से जाना जाए. तीसरी चीज थी जो है रिमूवल ऑफ एनोमली. मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मतलब रिकमेंडेशन है. बहुत सी जनजातियां तकलीफ में है. अभी आपको बता दिया कि हम नागपुर में हैं, यहाँ कैकारी समाज है. विदर्भ का कैकारी समाज SC में आता है और इसी स्टेट में आउट ऑफ विदर्भ का कैकारी समाज ST में चला जाता है. एक स्टेट में एक जाति अलग अलग कैटेगरी में और 7 साल तक वेट कर रहे थे. कुछ सुनने आया है कि अभी स्टेट जो बैकवर्ड कमीशन है उन्होंने SC के लिए उनका सरकार को भेज दी है रिकमेंडेशन. दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है सेंसस की है. उनके साहब ने बोला था कि OBC की जनगणना हो पहली बार 2009 में. तो इसीलिए उसके साथ में उन्होंने बोला था कि ये जो जनगणना है हम नहीं चाहते कि हमारी ताकत सरकार को दिखे. हम चाहते हैं कि ये जनगणना से पता चले कि हम कितने हैं, हमारी सामाजिक शैक्षणिक राजकीय परिस्थिति क्या है, ताकि सरकार को पता चले कि इन लोगों को किस तरह का फंड अवेलेबल किया जाए, किस तरह की योजनाएं और किस तरह की पॉलिसीज इनके लिए बनाई जाए. इसलिए जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो 1931 में जो जनगणना है ना तो उसके आंकड़े आए हैं, ना तो अभी की जनगणना से कोई आंकड़े आए हैं. अगर सरकार ये भी नहीं चाहती तो 2021 की जो जनगणना होगी उसमें इन जनजातियों की जनगणना सेपरेट हो. ये इसके चौथी रिकमेंडेशन है. और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सी जनजातियां हैं, इनकी जनगणना करना इतना सीधा काम नहीं है. इसलिए सरकार थोड़ी सी सावधानियां बरताए ये करने के लिए कोई ऑफिसर इनके लिए अपॉइंट किए जाए ताकि ये सेंसस करने में थोड़ा सा मतलब. उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया. तो लेह लद्दाख में दादाजी गए थे तो उनको जो रेलवे कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर वो घूम रहे थे, वहाँ बहुत ही जनजाति है. उनको पता चला कि यहाँ जो अभी कोई था पता था तो यहाँ से चला गया. तो उसके पीछे 30 किलोमीटर तक चले गए और तब जाके उनको पता उनकी कास्ट क्या है, वो क्या करते हैं, मतलब वो सही मायने में घुमंतु है या नहीं है. तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए भी ये थोड़ा सा शॉर्ट है. कमीशन की रिपोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा मराठी में मैंने बनाया है ताकि वो महाराष्ट्र में बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत ना हो. तो 5वीं जो रिकमेंडेशन है वो ड्यू रिप्रेजेंटेशन. मतलब आज तक देश में समाज का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ है
कोई संसद में हमारा आदमी नहीं गया है, सोशली पॉलिटिकली कोई आवाज नहीं है कम्युनिटी के लिए। और ये क्यों है? ताकि अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो ये कैटेगरी जो अभी फिलहाल रिजर्वेशन का कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन ये संविधानिक रिजर्वेशन नहीं है, महाराष्ट्र के धरती पर किया गया है। और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है तो खाली कोऑपरेटिव सेक्टर तक लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई इलेक्शन जो है तो ग्राम पंचायत हो, पंचायत हो, तो कॉर्पोरेशन हो, इसमें लिए कोई ओबीसी में लड़ना पड़ता है। तो हाँ, खाली कोऑपरेटिव सेक्टर में है। तो इनको अगर ड्यू रिप्रेजेंटेशन देना है तो सरकार ने क्या करना चाहिए? तो इनका कहना है कि ब्लॉक लेवल से लेकर जितनी भी कमेटी बनती है सरकार, सब में डीएटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके लिए जगह हो। इतना ही नहीं, तो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन ये जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके भी एक डीएटी के लिए जगह हो। हर स्टेट में राज्यपाल नियुक्त जो भी सदस्य होता है उसको भी एक डीएटी का रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तब जाके कोई आवाज पार्लियामेंट में या उस काउंसिल में चली जाएगी। तो इसके जो छठी रिकमेंडेशन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। अगर हमें ये मिल जाता है तो बहुत सी हमारी कठिनाई दूर हो सकती है। उनका कहना है, इसमें उन्होंने बताया है एससी और एसटी दोनों की तो समस्या है, लेकिन इससे ही बहुत गंभीर समस्या इस कम्युनिटी की है। कम से कम सरकार का जो इस महाराष्ट्र में जो धोरण रहा है, एससी एसटी के लिए जमीन दी गई है 2 एकड़ 5 एकड़, ताकि जो परमानेंट उनको कुछ खाने पीने के लिए, उनके उत्पादन के लिए, कृषि के लिए उनको है। लेकिन इस कम्युनिटी अभी भी गांव से बाहर है। ये लोग आज देश का एससी एसटी समुदाय सेटल हो चुका है। थोड़ी सी पॉलिटिकल हो सकती है, मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह, लेकिन आज गवर्नमेंट में देखा जाए तो उनका आंकड़ा बड़ा है। लेकिन ये जो समाज है डीएनटी इनकी जो अवस्था है इनसे भी बहुत विकट है। तो इसके लिए जो कठिनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड नहीं है, तो इस तरह का सेफगार्ड दिया जाए। यही नहीं, अगर कुछ करना है तो सेपरेट थर्ड शेड्यूल एज ए डीएनटी एंड एसएनटी इस तरह से किया जाए। और इसमें 15 करोड़ आबादी 1658 जो कम्युनिटीज है, ट्राइब्स है, इनको इंक्लूड किया जाए। और जब आप डीएनटी बोलते हैं, ट्राइब्स में है ही वर्ड इंक्लूड है, लेकिन ट्राइब्स की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये जो ट्राइब्स का जो आधार तमिलनाडु में लिया और ट्राइब कट करके कम्युनिटी किया, तो वहां भी लोगों में दिक्कत है। तो ये अगर निकालना है तो आपको एक अलग का शेड्यूल देना होगा, और उस शेड्यूल को शेड्यूल डीएनटी एसएनटी इस तरह से हो ताकि कॉन्स्टिट्यूशन से कट सके। तो 7वां है, अगर समझो चलो सरकार को ये भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड देना कोई इजी नहीं है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो पॉलिटिकली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये यहाँ ऐसे कोई मतदार संघ है कि जिससे बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं और कुछ लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन चली जाएगी। तो इतना इजी नहीं है। तो आप सब कोटा कर सकते हैं। सब कोटा कैसे कर सकते हो? तो जैसे कैकाड़ी समाज एससी में है किसी राज्य में, और क्षेत्र में अगर वो डीएनटी में आता है तो वहां के आरक्षण को दरकार को तुम्हें लगाती है। एससी एसटी और ओबीसी में जो भी डीएनटी है उनको एसटी डीएनटी, एससी डीएनटी और ओबीसी डीएनटी इस तरह से संबोधित किया जाए और उसके स्पेशल कोटा आप रख सकते हैं, ताकि अगर वो नहीं हुआ तो इस तरीके से हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिल सकता है। तो 8वीं जो रिकमेंडेशन है डेफिनेशन ऑफ एंटी डीएनटी एंड आइडेंटिफिकेशन लिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी, मतलब आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक गवर्नमेंट एक तो अच्छे से एक्सपर्ट अपॉइंट करके इसकी डेफिनेशन बनाए, नहीं तो इस जो कमीशन ने जो डेफिनेशन की है उस डेफिनेशन को स्वीकृत करें। जो 9th रिकमेंडेशन है डिस्टिग्मेटाइजेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट। क्रिमिनल ट्राइब्स ये जो हम लोगों को बोला है, बाद में जो डिनोटिफाइड हुए, लेकिन अभी तक हैरेस बहुत होती है लोगों को। समझो अगर किसी गांव में चोरी हुई तो पहले वहां अगर आसपास कोई डीएनटी करने की वस्तु होती पुलिस उनको पकड़ती है, तो हो या ना हो। तो ये जो हरेसमेंट है, ये हरेसमेंट के बारे में सरकार ने तो कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने ऐसा लिखा है इसमें कि एक तो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है
इसमें अभी कोई अमेंडमेंट ना करें, इसको पूरी तरह से एक्ट को रद्द कर दिया जाए। दूसरी बात है कि इस जातीय जनजातियों की जो भी तो उनको तकलीफ नहीं बोलते, चोर का लड़का है, मतलब ऐसा बरोड़े चोर का लड़का है, तो वो ना अपोटर का लड़का है, ऐसा ना बोले। इसीलिए सरकार ने कोई तो एक डिस्टिंग करना चाहिए और हर स्कूल में वो भेजना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस कम्युनिटी के बारे में सरकार ने थोड़ी सी जन जागृति करनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। तो 10वीं रिकमेंडेशन अवेयरनेस, तो सरकार क्या कर सकती है? तो लोक प्रतिनिधि हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे कि मीडिया हो, इसको सरकार ने बता देना चाहिए, प्रेस नोट वैसा निकाल के इस कम्युनिटी के बारे में। दूसरी बात है कि देश में अगर पहली बार कोई अंग्रेजों के साथ लड़ा है, अंग्रेजों ही नहीं, उससे पहले भी जो यहाँ पे आक्रमण हुए, इस देश की मतलब देश के लिए जो पहला स्वतंत्र सैनिक है वो यहाँ की विमुक्त जनजातियां हैं, जिन्होंने इस देश को बचाया है बाहर के आक्रमणों से। और इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश की देवी देवताओं को घर घर जाने का काम इस देश के घुमंत जनजातियों ने किया है। जब इस देश के मंदिर तोड़े गए, इस देश के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, तो यही समाज है जो उनके सिर के ऊपर ये देवी देवताओं लेकर घर घर गया और देश की परंपरा को आबादित रखा है। तो इनका जो इतिहास है, ये जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जिनका नाम कहीं नहीं आता है, तो ये फ्रीडम फाइटर्स का इस देश में, देश के उन्नति में, इस देश को मुक्त करवाने में, इस मुक्त जनजातियों का, भूमंत जनजातियों का जो भी योगदान रहा है, इसको सरकार स्कूल कॉलेजेस के जरिए इसका पब्लिश करे ताकि लोगों को इनके प्रति सम्मान बढ़े। दूसरी बात है कि पुलिस प्रशासन को भी बताया जाए इस समाज के बारे में, ताकि बिना किसी छानबीन की इस लोगों के ऊपर किसी भी तरह के केसेस दर्ज ना करें। और इस जो हमारे जो आर्थिक क्रांतिकारी है, जैसे रामोशी समाज के हैं, हमारे यहाँ के जो लक्की शाह बंजारा जी है, हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे हैं, भीड़ जी नाइक है, जो शिवाजी महाराज के काम में शिवाजी महाराज की पूरी इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि CID CBI बोलते हैं, ऐसे वो काम करते हैं। शिवाजी नाइक है जिन्होंने खुद को राजा घोषित किया, अंग्रेजों को कभी नहीं मिले हो। तो इन लोगों की जो जयंतियां हैं सरकार के स्तर पर हो, और महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करते हैं कि पहली बार उमाजी नाइक की जो जयंती है, सेवालाल महाराज की जो जयंती है, अभी यहाँ पे बाय गैजेट हो रही है, ताकि और हम इतना ही न हो, सरकार इसके बारे में स्कूल में इनका पूरा जो योगदान जो हो वो आना चाहिए, ताकि आगे की पीढ़ी है इनको पता चले। दूसरा है कि जो स्पेशल फोकस इन मेनस्ट्रीम पॉलिसी मेजर्स, जो 11th रिकमेंडेशन है, उनका कहने का है कि ये जो समाज में घुमंतु है, सबसे बड़ा, अगर आप सरकार की कौन सी भी योजना हम लोगों को अगर लेनी है, उसके लिए एप्लीकेशन करना है, तो हमारे पास इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, TDS कार्ड, ओल्ड एज पेंशन, BPL सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन इनके पास कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता है, ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए, वो जहाँ रहते हैं अगर वो चाहते हैं हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसी आधार के ऊपर यही उनका डोमिसाइल पकड़ के उसको डॉक्यूमेंट सरकार ने इशू करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें ज़्यादातर लोगों को प्रेजेंटेशन ना होने की वजह से इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं होता। तो इस कमीशन में एक सेल हो, सेपरेट सेल हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे एक सेल हो, जो कि DNT सेल हो, ताकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके तरफ इनके जो है कोई समस्या है तो उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा और देखा जाएगा। तसेच महाराष्ट्रामध्ये काही धार्मिक अल्पसंख्याक जाती आहेत, म्हणजे महाराष्ट्र में कोई रीजनल माइनॉरिटी कास्ट है, जैसे कि मदारी है, फकीर है, मतदारिया है, वन गुज्जर है, एक्सेट्रा। इनके बारे में अगर DNT के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसके टाइम पे इन जातियों को थोड़ा सा ज़्यादा सरकार ने प्रिफरेंस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी कम होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि कम्युनिटी नष्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए नेशनल पॉलिसी। जैसा नीति आयोग है, नीति आयोग का
आयोग में जो डाटा कमीशन का बहुत चर्चा हुई थी और ऐसा बोले उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है देश में पिछड़ा समाज में 2% एजुकेशन अवेयरनेस है सब। और जो भी अभी 2000 की वो पॉलिसी आएगी विजन 2000 की उसमें इन्हें समाज को दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनके लिए परमानेंट कमीशन हो, ये भी एक हमने बोला है। दादा इरादे कहते हैं कि इनके आयोग में अगर डेवलपमेंट प्लान बनता है इस प्लान में डीएनए का सेपरेट का इनके लिए पैराग्राफ हो, इनके बारे में इनकी कमीशन सोचे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, आप सबको पता होगा एससी और एसटी के लिए राजीव गांधी फेलोशिप में पीएचडी और 5 से 8 लाख तक पीएचडी, 3 से 5 लाख तक एमफिल। तो इसी तरह से डीएनए के भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाए ताकि रिसर्च को, और इतना ही नहीं कुछ जो रिसर्च के टॉपिक रहते हैं उस टॉपिक में डीएनए के का भी कुछ उल्लेख हो ताकि इनके ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा। दूसरी बात है अगर ये सब अगर गवर्नमेंट करता है, पॉलिसी मेजर करता है, पॉलिसी बनाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की उनकी कोई यंत्रणा हो और इस यंत्रणा में इन लोगों को शामिल किया जाए। 12th रिकमेंडेशन से स्पेशल ग्रांट स्कीम सबसे अहम मुद्दा है और बहुत से लोगों ने मतलब मुंबई में भी 1-2 बार प्रोग्राम हुआ है तो वैभव ठाकरे जी ने किया है कि ग्रांट का है जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर हमें बजट मिले, लेकिन कोई जनसंख्या हुई ही नहीं है। तो दादा कहते हैं कि 1/4/2020 से 31/3/2025 तक 15 प्लान जो अभी गवर्नमेंट का बन रहा है उसमें इसके लिए सेंट्रल लेवल पे नियरली 10,000 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन हो और स्टेट को अलग अथॉरिटी हो, लेकिन कम से कम 10,000 का तो तो ये एक सबसे अहम मुद्दा है और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इनकी कमीशन पॉजिटिव है और अभी जो स्कीम्स बने हैं समझो चलो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, स्कीम्स बनाई है, तो उनका कहना है कि चलो कमीशन भी गवर्नमेंट ने ले ली, इम्प्लीमेंटेशन किया तो समस्या खत्म नहीं होने वाली है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम जैसे एनजीओज हैं तो काम करते हैं तो इनको इंटरमीडिएट का एजुकेशन गवर्नमेंट में करना चाहिए ताकि अच्छा काम करते हैं और उस इंटरमीडिएट को कम्युनिटी कॉन्टैक्ट पर्सन ये दर्जा दी जाए ताकि गवर्नमेंट और वो कम्युनिटी इनके बीच में ये लोग काम करें। ये जो लोग हैं इनको ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपॉइंट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। एक डीएनए और एसएनके के लिए गवर्नमेंट की क्या की योजना है और वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन का। एजुकेशन में ओनली 2% पीपल्स अराउंड द कंट्री एजुकेटेड है। आप सोच सकते हैं खाली 2% आज भी एजुकेशन अवेयरनेस है। तो इनके लिए सरकार ने अलग अलग जिले से महाराष्ट्र में है डीएनए के लिए आश्रम शाला वगैरह है। तो इस तरह से ऑल ओवर कंट्री में ये जो मॉडल है महाराष्ट्र का सरकार ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एनजीओ को साथ में ले ले, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को दे दे क्योंकि इस विमुक्त जनजातियों में बहुत सी ऐसी जनजाति है जो इनबिल्ट है उसको डेवलपमेंट किया जाए। अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाए। जिस तरह से SC/ST के लिए स्कूल है इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल लाइफ एनरिचमेंट एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज इस तरह का प्रावधान सरकार कर सकती है। हेल्थ में बताया है क्योंकि यहाँ बहुत सी जनजाति अगर आप महाराष्ट्र में भी देखें रोड साइड रहती है, हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम रहती है, महिलाओं के बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम है। हमारे गिटारी समाज में उन्होंने बताया एक बार की तो डिलीवरी होने के बाद 5 दिन के बाद वो औरत काम पे थी जो तमिलनाडु में गई थी। तो इनके लिए हेल्थ थोड़ा सा अवेयरनेस हो तो सरकार क्या कर सकती है इसमें? तो सरकार इसमें ये कर सकती है कि जो तालुका हो, तालुका लेवल पे एक मेडिकल ऑफिसर हो, इसको सरकार बता दी जाए कि उस कम्युनिटी के बारे में कुछ तो आप पॉलिसी करो। तो आशा वर्कर से आशा इसको स्पेशल अगर यहाँ कोई बड़ी बस्ती है इस कम्युनिटी की तो उसके लिए स्पेशल आशा वर्कर अपॉइंट की जाए। जैसा कश्मीर में एक मतलब हुआ है मोबाइल डिस्पेंसरी, तो उसी तरह से पूरे देश में इस कबीले के लिए इस कम्युनिटी के लिए मोबाइल डिस्पेंसरीज का भी रिकमेंडेशन उन्होंने किए हैं ताकि वो लोगों के तक सरकार की हेल्थ की सुविधाएं पहुंचा सके। सबसे
जो बड़ी रिकमेंडेशन है, आजकल सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इन कम्युनिटी का, लैंड एंड हाउसिंग का। मतलब बहुत से कम्युनिटी है जिनको ना खुद की जगह है ना खुद का घर है। तो इसके बारे में उन्होंने कहना है कि 70 साल के बाद भी आज भी ये समाज के लिए खुद का घर नहीं है, एक जगह पे नहीं रह सकते। तो इसके लिए सरकार अगर पॉलिसी बनाती है हाउसिंग और लैंड की, तो सबसे ऊपर इस कम्युनिटी के लिए सरकार ध्यान दे। जो लोग सरकारी जगह पे अपने घर कर बैठे हैं उसको सरकार ना उठाए, पहले उनके रहने की कहाँ ना कहाँ तो उनके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करे जगह की, और उसके बाद इस लोगों को उस जगह से निकाल सकती है। महाराष्ट्र में अभी एक हुआ है कि एससी और एसटी के लिए अगर लैंड देना है तो सरकार 100% उसको लोन दे रही है। तो अगर सरकार एससी एसटी के लिए लोन देती है तो इसी तरह का जगह के लिए डीएनटी और एसएनटी के लिए भी लोन का प्रावधान करें ताकि वो लोग अपने खुद की जगह कर सकें। दूसरी है फॉरेस्ट राइट्स। फॉरेस्ट राइट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सी हमारी मुख्य जनजातियां फॉरेस्ट में रहती है, लेकिन फॉरेस्ट लैंड का राइट्स उनके पास नहीं है। तो दादाजी का कहना है कि बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इनकी जो डेफिनेशन है उसमें एसटी के बाद डीएनटी और एसएनटी को उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि इन लोगों को तकलीफ ना हो। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट करके जैसे जो हमारी वनवासी लोग हैं उसी तरह से डीएनटी को भी उसमें शामिल की जाए ताकि जो केसेस बनते हैं वो ना हो और वन जमीन के ऊपर जो वनाधिकार है उसको मिल सके। 18 से स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो जनजातियां हैं मुक्त भूमुक्त की, इनके पास जो कारागिरी है उनका स्किल है, इसलिए सरकार इस प्रोग्राम में उनको ज़्यादातर प्राधान्य दे और इन जनजातियों को उसमें से ऐड करे। एससी एसटी के लिए जैसे नेशनल लेवल पे जो नेशनल लेवल पे जो कॉर्पोरेशन है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्किल के लिए, तो उसी तरह का कोई आप बना सकते हैं। और जिस तरह से नेशनल शेड्यूल कास्ट एससी एसटी का सब फाइनेंस कॉर्पोरेशन है एससी एसटी का, उसी तरह से नेशनल लेवल पे डीएनटी का फाइनेंस कॉर्पोरेशन सरकार बनाए। 19 तक और जो मुद्रा है, मुद्रा में भी ये सरकार इनको इनके जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको रिफाइनेंस करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दे। 19 में वुमेन एम्पावरमेंट, जो राष्ट्रीय जो कमीशन है वुमेन, राष्ट्रीय जो महिला कमीशन है उसमें भी इस महिला का बहुत सा हरासमेंट होता है, इसको कोई रिप्रेजेंटेशन वुमेन में भी बहुत सा कम है, एजुकेशन में पॉलिटिकल और सोशल में महिलाएं कम आती है, तो इनका भी एक अलग सा मेंबर हो, इसके लिए अलग सा सेल हो। उसी तरह स्टेट अगर वुमेन्स कमीशन है उसमें भी हो। और जो लास्ट है प्रिजर्वेशन आर्ट्स कल्चरल हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट, जो इस समाज अगर कोई बहुत सी जनजातियाँ नष्ट होती जा रही है, हमारी कला है हमारा हेरिटेज हो, इसके लिए सरकार वास्तु संग्रह बना सकती है बड़े बड़े, और इसमें से इन समाज का इतिहास, इन समाज की कलाएं वहाँ से उनका प्रदर्शन कर सकती है। तो इस तरह से 20 रिकमेंडेशन है। और फिलहाल सरकार ने तो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है ताकि अपना जो भी क्या भी अभिप्राय में दे। तो फिलहाल सरकार क्या कर रही है इनका तो चालू है, लेकिन हम लोगों का भी अभी दायित्व बनता है कि जितने भी डीएनटी के छोटे मोटे संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, संगठन है, हमारे लेवल पे सरकार को पत्र लिखना शुरू कर दे, जल्द से जल्द इस कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन करें। ये जो मैंने बताया है बहुत शॉर्ट में है। आप लोगों ने मुझे बुलाया इस विषय पर बोलने के लिए, संधि दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मंगलवार साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, मान सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भूमि।